अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं आपकी मेज़बान किरण नाज और आज प्रोग्राम का आगाज़ बड़े तकलीफदेह टॉपिक से करना पड़ रहा है। ख़वातीन का एहतराम और उनके हुकूक के लिए लड़ने की बातें ऐवान के अंदर और बाहर सियासतदानों की जानिब से मुसलसल की जाती हैं, लेकिन अमली तौर पर इक़दामात सारे दावों की हवा निकाल देते हैं। एक मनफी सोच जो दिमाग के अंदर मुस्तकिल बुनियादों पर मौजूद है और उसका इजहार ज़बान से अक्सर हो ही जाता है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मौला बख्श चांडियों ने भी कुछ ऐसे ही ख्यालात का इजहार किया है जिससे उनकी जहनियत खुलकर सामने आई है। सेनेट के कायमा कमेटी बराए एविएशन के इजलास में PIA के अंदर बुजुर्ग एयर होस्टेस का शिकवा किया। इस बात पर होना तो ये चाहिए था कि उन पर तनकीद की जाती, वहाँ अगर ख़वातीन मौजूद होती तो इस पर खूब शोर शराबा कर दी, लेकिन कमेटी अरकान ने कहके लगा कर जनाब की हौसला अफजाई की है। ये कहके इस बात का सबूत है कि वो लोग जिन्हें ऐवान में भेजा गया है उनकी सोच आखिर क्या है, जबकि उन्हें इस बात का बखूबी अंदाज़ा है कि उन्हें वोट सिर्फ मर्दों ने नहीं दिए होंगे। और उम्र को लेकर अगर किसी की कारकर्दगी को जांचा जाए तो शायद ऐवान में बैठे कई मर्द अरकान इस मयार पर तो पूरे ही नहीं उतरते। लेकिन जनाब मौला बख्श चांडियों साहब, आपसे मेरा सवाल है, आपको जहाज़ में एक कम उम्र लड़की की ज़रूरत क्या है? आपने फ़्लाइट में कोई मैराथन रेस करवानी है? खातून किसी भी उम्र की हो, अपनी खिदमात के साथ ड्यूटी पर हाजिर हैं। आपकी ज़ाती दिलचस्पी का महवर हरगिज़ नहीं है। एक ऐसी जमात जिसकी वज़ीर आज़म खातून रही हो, उस जमात का फ़र्द ख़वातीन के लिए ऐसे रिमार्क्स पास करें, ये बाइस शर्मिंदगी भी है और ऐसा बयान है कि जो नाकाबिल तलाफ़ी भी है। अफसोसनाक बात है जो आपने कर दी है। इस पर आज प्रोग्राम में बात करूँगी, इसके अलावा दीगर टॉपिक्स भी होंगे, लेकिन पहले आपको हेडलाइंस की जानिब लिए चलती है। नवाज शरीफ भी इमरान खान के नक्शे कदम पर चल पड़े। एहतसाब अदालत ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया। पहले एवनफील्ड रेफरेंस को मुशर्रफ के खिलाफ गद्दारी केस का रद्दअमल करार दिया। अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस को मुखालिफिन के इल्ज़ामात का सबब करार दे दिया। अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में दिफा से भी इनकार। JIT में खुफिया इदारों के मेंबरान की शमूलियत पर तो चुप साधी। NRO के सवाल पर अलबत्ता भड़क उठे, बोले NRO करना होता तो लंदन से आकर जेल ना जाता। इमरान खान का गैर पेशा वराना अंदाज से खारजा पॉलिसी चलाना अफसोसनाक है। बिलावल भुट्टो की हुकूमत पर सख्त तनकीद, कहा अवाम महंगाई के सुनामी में डूब रहे हैं, हुकूमत अपनी माशी पॉलिसी तब्दील करे। हुकूमत ने करप्शन के खात्मे के लिए कुछ नहीं किया। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल भी चुप न रहे, कहा वजीर आजम बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान को बदनाम करते हैं, कर्जा लेने पर भी आड़े हाथों ले लिया। इंसाफ की फराहमी के लिए निज़ाम बदलना होगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार का दो टोक बयान सेलेक्टिव जस्टिस को मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस लंदन में डैम फंड रेजिंग के लिए मौजूद, बरतानवी पार्लियामेंट का भी दौरा, बोले पानी का मसला संगीन है, डैम न बनाए गए तो लोग हिजरत पर मजबूर हो जाएंगे। और सियासतदानों को कौमी एयरलाइन की एयर होस्टेस की उम्र की फिक्र खाई जाने लगी। सेनेट की कायमा कमेटी बराए एविएशन के इजलास में सेनेटर मौला बख्श चांडियों बोले उन्हें एक एयर होस्टेस को काम बोलते हुए शर्म आई। उम्र में उनसे 2 साल बड़ी थी। समा से गुफ्तगू में मौला बख्श ने तावील पेश की, मामला उम्र का नहीं सलाहियत का है। प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। मौला बख्श चांडियों साहब की बात तो हमने करनी है, आगे चल के करेंगे, लेकिन सबसे पहले ज़रा सियासी मामलात को देख लेते हैं। यू टर्न वैसे तो इसका इस्तेमाल होता है जनाब ट्रैफिक कवानीन में। ड्राइवर्स को एक अलामती निशान के ज़रिए बताया जाता है कि यहाँ से आप यू टर्न ले सकते हैं और कहाँ यू टर्न लेने पर पाबंदी है। लेकिन आजकल सियासी मैदान में यू टर्न की बड़ी अहमियत है, बल्कि बड़ी ख़ास अहमियत इख्तियार कर चुका है। यू टर्न लेने को सियासतदान अब अपनी शान समझने लगे। वज़ीर आज़म इमरान खान तो यू टर्न पर बहुत बड़ा बयान दे चुके हैं। कहते हैं कि हालात के मुताबिक यू टर्न न लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। तारीख़ में नेपोलियन और हिटलर ने यू टर्न न लेकर तारीख़ी शिकस्त खाई। यू टर्न पर हर किसी ने अपना अपना मौक़िफ़ पेश किया है, सुनते आ रहे हैं मुसलसल। लेकिन ताहिरुल क़ादरी साहब ने जो यू टर्न की तारीफ़ की है वो यू टर्न से भी मुनफरिद नौयत की तारीफ़ है। ज़रा पहले इनकी तारीफ़ सुने, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। यू टर्न इसको कहते हैं। यू लिखा हुआ आपने देखा ना, ऐसे यू होता है, वाई होती है, एक्स होता है, तो उसी तरह वो यू में एक टर्न होता है उसको।
तो ताहिरुल कादरी साहब ऐसे तारीफ करते हैं यू टर्न की, लेकिन एहसन इकबाल यू टर्न पर वजीर आज़म इमरान खान पर काफ़ी तनकीद कर चुके हैं। वो क्या कह रहे हैं, उनकी बात भी सुने। साबित करेंगे कि अनाड़ी अनाड़ी होता है। आप तो कर्जे ले रहे हैं, आप तो IMF के पास जा रहे हैं, पाकिस्तान के अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। इसलिए अब आप कहते हैं कि यू टर्न इज एन आर्ट ऑफ लीडरशिप। आपके 100 दिन 100 यू टर्न साबित हो चुके हैं। भारी भरकम यू टर्न बनाने के ऊपर आपका नाम वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर लिखा जाएगा। खान साहब, हम तो आपको हुकूमत करने देना चाहते हैं। यू हैव योर टाइम, डिलीवर एंड शो योर वर्थ। पाकिस्तान में करप्शन के जितने भी बड़े बड़े मगरमच्छ हैं वो सब PTI की छतरी के नीचे पनाह में मौजूद हैं। हम अपने तमाम इकदामात के लिए जवाबदेह भी हैं और उनका मुकाबला भी करेंगे। तो ऑपोजिशन को यू टर्न नाम का एक ज़बरदस्त खिलौना ऐसा मिला हुआ है कि जहां हर तरफ से तनकीद पे तनकीद आती रहती है। तो जनाब एहसन इकबाल साहब यू टर्न पर वज़ीर आज़म पर तो लफ्ज़ी वार कर रहे हैं, लेकिन नवाज शरीफ के बारे में आप क्या कहेंगे? उनके बारे में भी कुछ फरमा देते। जो लग ऐसे ही रहा है कि वो इमरान खान साहब के नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, अपने ही बयान से यू टर्न ले रहे हैं। माजी में पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए और नैब में बयान देते हुए कतरी ख़त का बार बार जिक्र किया, और अब कहते हैं कि कतरी शहजादे के ख़त से उनका कोई लेना देना नहीं है। एवन फील्ड रेफरेंस को हमेशा अपने खिलाफ साजिश और मुशर्रफ पर गद्दारी का मुकदमा बनाने का रद्द-ए-अमल कहते रहे, लेकिन अब अल-अज़ीज़िया रेफरेंस तक आते आते ये मौक़िफ़ उनका तब्दील हो गया है। अब कहते हैं कि अल-अज़ीज़िया रेफरेंस की वजह सिर्फ मुखालिफिन के इल्ज़ामात थे। पहले GIT में खुफिया इदारों के मेंबरान की शमूलियत पर एतराज़ उठाया, लेकिन अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में खामोशी इख्तियार कर ली। सहाफ़ी ने जब सवाल दाग दिया कि इस दफ़ा आपने केसेस की वजूहात अलग बयान किए हैं, सिविल मिलिट्री तनाव का जिक्र भी नहीं किया, ये फ़र्क क्यों आया मियाँ साहब? तो मियाँ साहब ने जवाब दिया कि वो वक्त और था और ये वक्त और है। यानी मियाँ साहब भी वक्त और हालात देखकर हिकमत अमली बदल रहे हैं, और यही बात वज़ीर आज़म इमरान खान भी तो कह चुके हैं। तो हालात के मुताबिक यू टर्न न लेने वाला कभी कामयाब लीडर नहीं होता। इस पर बात करने के लिए खालिद अजीम साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ जमशेद इकबाल साहब हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, इनसे रब्ता करेंगे। लेकिन कुछ सिमिलैरिटी तो दिखाई दे रही है। जो इमरान खान ने एक दफ़ा बात की, उन्होंने कहा कि वक्त और हालात को देखते हुए यू टर्न लेना कामयाबी के हवाले से उन्होंने बात कर दी। तो यही बात नवाज शरीफ साहब ने भी कर दी कि वो वक्त और था, ये वक्त और है। तो अगर अपोजिशन की जानिब से बहुत ज़्यादा तनकीद यू टर्न को लेकर, और 2016 से यू टर्न को लेकर बहुत ज़्यादा तनकीद की जा रही है, अब जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत में आई है, अब बहुत ज़्यादा ये यू टर्न का शोर बढ़ गया है। एहसन इकबाल साहब तो ये भी कह चुके हैं कि 100 दिन में 100 यू टर्न्स लिए इमरान खान साहब ने, हम आपको काम करने देना चाहते हैं, आप काम करें, आगे बढ़ें, अपने आप को प्रूव करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब की इस बात पर कोई किसी किस्म का रद्द अमल क्यों नहीं आया? क्या ये यू टर्न नहीं था? क्या फिर इस यू टर्न की तारीफ कुछ और है? खालिद अजीम साहब इस वक्त प्रोग्राम में ज्वाइन कर। खालिद अजीम साहब, हालात के मुताबिक सर यू टर्न न लेने वाला कभी लीडर नहीं होता, ऐसा इमरान खान साहब ने भी कहा था, और अब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि वो वक्त कुछ और था, ये वक्त कुछ और है। तो ऑपोजिशन के वो तमाम लोग, ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून के वो तमाम लोग जो इमरान खान पर तो ज़बरदस्त तनकीद करते हैं यू टर्न को लेते हुए, इस बयान पर बड़ी खामोशी है। कोई बयान पर जवाब नहीं आ रहा, कोई बात नहीं आ रही, इवन कोई उनकी जानिब से तावील भी नहीं पेश की जा रही। किरण, तावील भी उन्होंने पेश किया है, उस पर बाद में बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कम से कम एक बात पे हमारे सियासतदान जो हैं उन्होंने यू टर्न नहीं लिया और बड़े डट के इस बात पे वो बैठे हुए हैं, और वो ये है कि जब जी चाहे अपनी मर्जी की तावील कर लो और जब जी चाहे अपना पुराना मौक़िफ़ जो है उसको भूल जाओ। तो ये रवायत जो है इसमें बड़ी पक्की है इनकी। और जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है, उन्होंने तावील आज पेश की है जो कि बड़ी कमज़ोर तावील है और जिसे लोग मानने के लिए तैयार नहीं। उनका कहना ये है कि अभी तक वो बेगम कुलसूम नवाज़ के सोग में है और जिसकी वजह से वो कोई सियासत की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे, सियासत पे बात नहीं कर रहे। ये बात वो 3-4 मरतबा पहले भी कर चुके हैं। बहुत बड़ा सदमा है यकीनन उनके लिए, लेकिन मियाँ साहब इससे बड़े सदमात से पहले गुजर चुके हैं। इसके अलावा मुल्क की जो शख्सियात हैं वो सारे की सारी बहुत बड़े बड़े सदमात से गुजरी हैं, लेकिन इसके बावजूद कभी किसी ने जो सियासी अमल है ना उसको रोका है, ना सियासी बयानबाजी को किसी शख्स ने कभी रोका है। और बहुत बड़ी मिसाल बेगम बेनज़ीर भुट्टो की है
जिनकी शहादत के बाद उनकी पार्टी ना सिर्फ ये है कि उसने खुद वो इलेक्शन के अंदर मौजूद रही, बल्कि दूसरी जमातों को भी, जिसमें मियां नवाज शरीफ शामिल थे, उनको उन्होंने कायल किया कि आप इस तरफ आएँ। अब रही ये बात कि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनके बयान का क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है, मेरा अपना ख्याल ये है कि एक अरसे से उनकी वो जो घनघरज थी, वो जो कभी खलाई मखलूक की बात करते थे, वो वोट को इज़्ज़त दो के मामले पे ये कहते थे कि जो जमहूरियत है उसके ऊपर शब खून मारा जाता है और नादीदा कुव्वतें जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से सियासत के खदोखाल जो हैं वो वज़ा करनी चाहती हैं। ये सारी बातें वो भूले हुए हैं, अब इसको कभी वो याद नहीं कर रहे। टेक्निकली ये तो नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने यू टर्न ले लिया, लेकिन कम अज कम, क्योंकि उन्होंने जो पुराना बयानिया उसको मुस्तरद नहीं किया, कहीं पे उससे रुजू नहीं किया, लेकिन उसको छोड़ जरूर दिया है और अब वो उसकी बात करते नहीं है। जो एक लोग जो है वो लोगों के लिए एक ताज्जुब की बात है कि वो मियां नवाज शरीफ जो उस वक्त सुर्खैल बने हुए थे, अपने आप को एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत का सरबराह कर रहे थे, वो अब बिल्कुल बड़े धीमे मिजाज से और वो वक्त और था और ये वक्त और है। सर इजाजत दें आप मुझे, शुरू करूंगी जमशेद इकबाल साहब हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। सर ऑपोजिशन की जानिब से बड़ा शिकवा किया जा रहा है, इमरान खान ने पॉजिटिव इमेज पेश नहीं किया पाकिस्तान में, पाकिस्तान की बुराइयां की हैं। पीटीआई भी कुछ इसी तरह का सोच रही है या फिर आप लोगों का मौक़िफ़ कुछ और है इमरान खान साहब के बयान को लेकर जो कोलालमपुर में उन्होंने दिया? देखें, हमारी जो अपोजिशन है उसका बयानिया जो है हमेशा अकॉर्डिंग टू देयर ओन बेनिफिट्स होता है। देखें, हमारे यहाँ रिपोर्ट्स आती हैं, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आती है, एशियन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट आती है, आप कह लें अब बिज़नेस ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस के हवाले से बात आती है, ग्लोबल इंडेक्स के मुख्तलिफ हवालों से बात आती है, फिर IMF की रिपोर्ट आती है, फिर यहाँ पे आप कह लें कि ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आती है। सो यहाँ जो कुछ हो रहा है, जिस बात का मुझे और आपको, यानी मैं सियासतदान हूँ और आप मीडिया हैं, जिन बातों का हमें नहीं पता होता वो डेफिनेटली इंटरनेशनल अदारों को उनका पता होता है कि हमारे यहाँ करप्शन कितनी है, क्योंकि उनकी रिसर्च जो है वो ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव है। सो ये जो है ना कि जी हम जाके इमेज पेश करें कि यहाँ कुछ नहीं हो रहा और यहाँ बड़ी ईमानदारी से काम हो रहा है और हमारे लोगों की सिर्फ इनकम $1600 है और यहाँ 61% लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम मतलब डेली इनकम $2 पर डे से कम है और 21 करोड़ की आबादी, आज भी 51% लोग अनपढ़ हैं, 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। ये सारा कुछ मौजूद है और हम बड़े अच्छे हैं, यहाँ कोई कुछ काम गलत नहीं हो रहा। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? सो बेसिकली आप कह लें लोगों को, अदारों को पता है कि यहाँ क्या है, हम लोगों को बता रहे हैं कि जी ये सारी मुश्किलात हमारे पास हैं, ये चैलेंजेस हैं, लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद हमारा 21 करोड़ लोगों की मार्केट है और यहाँ के लोग जो है मेहनती हैं, पढ़े लिखे भी हैं और ये दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहते हैं। आपने हमें भी नाअहल कह दिया और आपने खुद को भी नाअहल कह दिया, हुक्मरानों को भी नाअहल कह दिया, ऑपोजिशन को भी नाअहल कह दिया कि बैनुल-अक़वामी सतह पर उनकी रिसर्च ज़्यादा होती है, उनको मुल्क के मामलात ज़्यादा पता होते हैं और मुझे और आपको इतना ज़्यादा पता नहीं होता। उसके बावजूद भी क्या ये ज़रूरी है कि फिर बैनुल-अक़वामी सतह पर या किसी फोरम पर जाकर पाकिस्तान में क्या क्या बुराइयाँ हैं ये बताया जाए? खालिद अजीम साहब, आपकी जानिब आऊँगी और दोबारा राब्ता कर रहे हैं हम जमशेद इकबाल साहब से, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बात का आगाज़ किया कि आपको भी इतना नहीं मालूम और मुझे भी इतना नहीं मालूम, हमें भी इतना नहीं मालूम, लेकिन बैनुल-अक़वामी सतह पर रिसर्च ज़्यादा होती है, तो ये तो सभी को नाअहल करार दे रहे हैं। और देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि जिनके मामलात होते हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उनको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि ये मसाइल भी हमारे हैं, अगर कहीं कोई अचीवमेंट है तो वो भी हमारी है और उसको हम ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर तो सकते हैं। लेकिन एक बात से जो मैं ज़रूर इत्तेफाक करूँगा वो ये है कि यहाँ पे हमारे यहाँ ज़रूरत के तहत, और ये आज का नहीं, ये अयूब खान के ज़माने से ये मामला चला आ रहा है कि हम अपनी ज़रूरत के फिगर्स जो हैं वो सामने लेके आते हैं और वही हम दुनिया को दिखाते हैं। जो हक़ाइक़ हैं उनको तस्लीम कर लेने में कोई हर्ज नहीं होता और मैं ये समझता हूँ कि उसकी बिना पे आप बेहतर प्लानिंग भी कर सकते हैं। अगर आपने कहीं किसी बाहर के किसी शख्स के साथ नेगोशिएट करना है तो वो भी ज़्यादा बेहतर अंदाज में नेगोशिएट कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर बदकिस्मती से चल रही है। अलबत्ता मैं इस बात से इत्तफाक नहीं करता कि वो जो दूसरे इदारे हैं जिनके पास के बड़ा लिमिटेड सा यानी रिसोर्सेज जिनके होते हैं, यहाँ पे रसाई उनकी इतनी ज़्यादा नहीं है, वो रैंडमली कुछ सर्वे करके और उसके मुताबिक वो नताइज अखज़ कर लेते हैं।
जबकि हमारे यहाँ तो मुख्तलिफ ऐसे इदारे हैं, हम उनको दिखाएं किसी भी अंदाज में, लेकिन हमारी रसाई हमारे इदारों की ज़्यादा है और यहाँ पे हर चीज़ जो है वो उसमें डिफरेंट टाइप के इंडेक्स जो हैं वो हमारा ख़ुद जो स्टैटिस्टिक का डिपार्टमेंट है वो यहाँ पे वो उसमें वो डोमेस्टिक इंडेक्स भी है, उसमें हमारी वर्किंग क्लास का इंडेक्स भी है, वो सारी चीज़ें जो हैं, और महंगाई में फिर मुख्तलिफ जो कैटेगरी की चीज़ें हैं घरेलू इस्तेमाल की उनको अलग और जो मजमूई है उनको अलग, वो सारी चीज़ें उसका उन्होंने एनालाइज किया होता है, वो सारा डाटा उनके पास मौजूद होता है। किसी को दिखाएं किस अंदाज में, ये एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक रसाई का ताल्लुक है बैरूनी इदारों की रसाई बड़ी महदूद है, जबकि हमारे अपने इदारे जो हैं वो ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसको एनालाइज कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं ये जिसका समझता हूं कि मसला है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जान सकता है। वो कहते हैं खबर का हाल मुड़ता है, तो फिर ये जमशेद साहब ने बहुत अजीब सी बात की है कि हम कम जानते हैं और हमारे मसाइल दीगर लोग ज़्यादा जानते हैं। लेकिन एक और भी इशू है जिस पर जमशेद साहब आप भी और खालिद साहब आप मेरे साथ ही मौजूद होंगे। माशी बहरान और करप्शन से निपटने के लिए हुकूमत है सरगर्म। वज़ीर आज़म इमरान खान मुसलसल दोस्त मुल्कों के दौरे कर रहे हैं ताकि किसी तरह इन मसाइल पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और बाकी इशूज़ पर तवज्जो दी जाए। लेकिन ऑपोजिशन इस मामले पर भी हुकूमत को बख्शने के लिए तैयार नज़र नहीं आती है। करप्शन जो मुल्क का सबसे बड़ा इशू है, यही वो वजह है कि वज़ीर आज़म ने दौरा मलेशिया में भी इस पर बात की है। उन्होंने बात आखिर की क्या है, पहले ये बात सुनिए। सारे जमा हो रहे हैं जमहूरियत बचाने के लिए। ये कभी सुना है कि हर किस्म के रंग के लोग, कोई दीनी जमात का है, कोई लिबरल है, कोई हर कुछ ही है, लेकिन उन्होंने जमहूरियत बचाने के लिए सब इमरान खान के खिलाफ इकट्ठे हो रहे हैं। ये जमहूरियत नहीं, ये अपनी चोरी बचाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये जो मर्जी कर लें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की एक हुकूमत है ना जिसने किसी से कोई NRO देना है, ना किसी ने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के नाम पे कोई मुकबका करना है। एक एक को हमने पकड़ के इंशाल्लाह जेलों में डालना है। वज़ीर आज़म इधर करप्शन की बात करें, उधर उसका फौरी रिएक्शन आ जाता है। ऑपोजिशन की जानिब से भरपूर तनकीद की जा रही है। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म इमरान खान से खफा हैं, कहते हैं खान साहब दूसरे ममालिक में जाकर अपने मुल्क की बुराइयाँ करते हैं। गिलगित में बिलावल ऐसी बात कर रहे थे। खान साहब अपना पॉलिसी चला रही है कि खान साहब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में जाके अपने ही मुल्क का बदनामी करते हैं। गैर जमहूरी ताकतों ने खान साहब के साथ मिलकर इस हुकूमत को बनाया है। करप्शन के खात्मे के लिए एक भी इक़दाम नहीं उठाया गया। खान साहब बहुत इनसिक्योर लीडर है, उसका हुकूमत बहुत कमज़ोर है। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब साहिबा कह रही हैं वज़ीर आज़म इमरान खान मलेशिया में सरमायाकारी के लिए गए, लेकिन वहाँ भी ऑपोजिशन का खौफ न गया। मलेशिया में इन्वेस्टमेंट लेने गए थे और वहाँ भी इमरान साहब को अपोजिशन का डर, अपोजिशन का खौफ इसलिए है क्योंकि उनके पास जाली मिले। असल में खुद चोर हैं, इसलिए ये तमाशा और लोगों को चोर चोर कहा जा रहा है। ये सारा कुछ बाय डिज़ाइन हो रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरा मलेशिया में सिर्फ करप्शन पर ही बात नहीं की है, और भी बहुत कुछ कहा है। मलेशिया की इक़्तिसादी तरक्की और सयाहती मराकज़ के क़याम के लिए मलेशिया के तजर्बात से फ़ायदा उठाएगा, लेकिन ऑपोजिशन की ज़बान पर यह बात नहीं आई है। इस बारे में बात करने के लिए जमशेद साहब आप प्रोग्राम में साथ ही मौजूद हैं, आपकी जानिब आऊँगी। सर, बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि एहतिसाब के नाम पर इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, बिला तफरीक कार्रवाई नहीं की जा रही, ऐसे ही है? खालिद साहब, यही सवाल आपकी जानिब लेकर आऊँगी। सर देखिए जी, ये कोई नई चीज़ बिल्कुल कहीं पे नहीं है। जो कोई भी जिसके खिलाफ मुकदमात होते हैं वो यही कहता है कि हमारे खिलाफ जो है वो इंतकामी कार्रवाई हो रही है, और उसमें थोड़ा सा हमारा जो सिस्टम है उसका भी कसूर है। और ख़ास तौर पे जो हालिया मिसालें हैं उनको मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत से ऐसे लोग जिनके खिलाफ इसी नोयत के मुकदमात हैं, करप्शन के हैं, उनमें से सिवाय एक बाबर आवान साहब के जिन्होंने अपने जो वज़ीर के मुसावी उनके मुशावरत का ओहदा था उसको उन्होंने छोड़ दिया, बाकी सारे लोग जो हैं वो हुकूमत में भी बैठे हुए हैं, वो तमाम के तमाम स्टेटस भी एंजॉय कर रहे हैं, तमाम फैसिलिटीज़ भी उनके पास हैं। और ये ख़ुद इमरान खान साहब जो हैं उनका दिया हुआ जो फार्मूला है कि जिसके ख़िलाफ़ कोई चार्ज हो उसको उस ओहदे पर बरकरार नहीं रहना चाहिए और उस वक्त दोबारा वो उस ओहदे पर आ जाए अगर उसके ख़िलाफ़ वो चार्जेस जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ये उसकी नफ़ी है।
इस वजह से ये सवालात उठते हैं। लेकिन मैं फिर यही कहूँगा कि जिसके खिलाफ मुकदमात बनते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी के लोग हों, मुस्लिम लीग नून के हों या किसी और जमात के, वो यही कहते हैं हम मासूम हैं, हम तो बेगुनाह हैं, हमने कुछ किया ही नहीं है, और ये सारे का सारा जो कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है ये एक इंतकामी कार्रवाई है। और लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत की तरफ से आने वाला ये जवाब जो है वो बहुत मौसर है कि हुकूमत ने तो, मौजूदा हुकूमत ने तो कोई केस अभी तक इनिशिएट ही नहीं किया। तमाम के तमाम वो केसेस हैं जो PTI के बरसरे इक़्तिदार आने से पहले के चल रहे हैं और उनकी इंक्वायरीज हो रही थी। और अगर अब वो इस किस्म के कोई उसके खिलाफ इक़दामात हो रहे हैं तो वो अदालतों में अपने आप को बेगुनाह साबित कर लें। अगर उनके पास कोई सबूत हैं इस चीज़ के तो यकीनी तौर पे उनका, अलबत्ता ये बात ज़रूर है कि ये सारे का सारा जो है एट पार होता हुआ दिखाई नहीं देता। वो इवन हैंडेडली जो ये कहा जा सकता कि नहीं है। अगर ऐसा होता तो जिन लोगों का ताल्लुक इस वक्त हुक्मरान जमात से है वो अपने ओहदों पे मौजूद ना होते, इमरान खान साहब के फार्मूले के मुताबिक जी। अच्छा खालिद साहब, वो भी अपने केसेस भोग रहे होते हैं। खालिद साहब, खारजा पॉलिसी के हवाले से भी तो बात की बिलावल ने, कह रहे हैं कि गैर पेशा वराना तरीके से इमरान खान साहब ये पॉलिसी चला रहे हैं। जिस तरह से खारजा पॉलिसी अभी चल रही है पिछले 3 महीने में, जिस तरह से हमें नजर आ रहा है, आपको लगता है उनका बयान दुरुस्त है? मैं ये समझता हूँ कि वो अपोजिशन में चूँकि हैं इसलिए अपोजिशन का काम ही तनकीद करना है, लेकिन मुझे तो खासा तहर्रक दिखाई देता है, खासी फ़ालियत नज़र आती है खारजा मुहाज पे। और उसमें हमारे जो वज़ीर ख़ारजा हैं शाह महमूद कुरैशी, उनके अपने दौरे भी हैं और उनकी तरफ से जो फ़िज़ा हमवार की गई उसके बाद वहाँ पे, और फिर देखें कुछ मामलात ऐसे हैं जिनको हमने पहले की निस्बत ज़्यादा मौसर अंदाज में उठाया। ये दुरुस्त है कि हमें कुछ मुश्किलात का सामना इस तरह से करना पड़ रहा है कि तमाम के तमाम जो दीगर ममालिक होते हैं उनकी खारजा पॉलिसी उनके अपने मफादात के ताबे होती है। और उसमें ख़ास तौर पे हमें टफ टाइम जो है वो मिल रहा है अमेरिका की तरफ से, कि जिसकी हम खासी नाजबरदारी भी कर रहे हैं। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल मुल्ला अब्दुल गनी बरादर की रिहाई है, जिसको हमने 10 साल अपने पास रखा, लेकिन आनन फानन हमने सिर्फ ज़ल्म खलीलजाद के कहने पर हमने उसको रिहा कर दिया। इसके बावजूद अमेरिका जो है वो हमें कड़ी तनकीद का निशाना बना रहा है। ट्रंप के हालिया बयानात जो हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो शायद इस अंदाज में उन्होंने दिए जिस तरह के वो किसी दुश्मन मुल्क के खिलाफ वो प्रेशराइज करने की एक टैक्टिक को इस्तेमाल कर रहे हैं। खालिद साहब, जमशेद इकबाल साहब फाइनली दोबारा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जमशेद साहब, मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि क्या आप लोग वाकई इंतकामी कार्रवाई कर रहे हैं सर? बिला तफरीक कार्रवाई नहीं हो रही है क्या एहतसाब के नाम पर, ऐसा बिलावल कह रहे हैं? देखें, हमने बेसिकली जो हमारा मैंडेट था या जो हमारा मंशूर था, जो इंतखाबी वादे हमने किए, उसमें हमारा वादा ये था कि हमारे यहाँ अदारे आज़ाद होंगे और उनको आज़ादी से काम करने दिया जाएगा, इंडिपेंडेंट होंगे, उसमें इंटरवेंशन नहीं होगा, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होगी। जिस तरह आप कह लें अय्याज सादिक साहब का बयान आया कि हम नैब के पर काट देंगे, जिस तरह वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का मैसेज आया, पैगाम आया या उनका एक बयान था कि नैब शरीफ लोगों की पगड़ियाँ उछा रहा है, इस तरह का हमारा बेसिकली ये मैंडेट था, मंशूर था कि हम कहीं भी मुदाखलत नहीं करेंगे। इस वक्त जितने केसेस चल रहे हैं ये सारे के सारे रेफरेंसेस पहले के बने हुए हैं, पिछली इनकी अपनी गवर्नमेंट के दौरान बने हैं या आपके लिए इंटरिम गवर्नमेंट के दरमियान बने हैं। और इंटरिम गवर्नमेंट का दौर जो है उसमें पीपल्स पार्टी ने इंटरिम गवर्नमेंट बनाई या नवाज शरीफ ने मिलकर बनाई, हमारा इंटरिम गवर्नमेंट से भी कोई तल्लक नहीं था। लिहाजा आज जितनी इंक्वायरियां हो रही हैं वो उस दौर की हो रही हैं। और नैब का जो चेयरमैन है इनका लगाया हुआ है, चीफ जस्टिस इनका लगाया हुआ है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ इनका लगाया हुआ है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनका लगाया हुआ है। आज जितने अदारों के सरबराहान हैं जिनका टन्योर फिक्स है, जो इंडिपेंडेंट जिनको कहा जा सकता है या होना चाहिए, वो सारे के सारे उनकी अपॉइंटमेंट मियां नवाज शरीफ साहब के मुबारक हाथों से हुई है। और अगर आप कह लें कि इंतकामी कार्रवाई वाला चेयरमैन इन्होंने लगाना था, अगर इतना कमजोर या इतना नालायक या इतना आप कह लें बिक जाने वाला, झुक जाने वाला, ज़ेरे असर आ जाने वाला चेयरमैन इन्होंने लगाना था, तो हमें तो शिकायत करनी चाहिए नवाज शरीफ साहब से कि आपने 21 करोड़ लोगों को कौन सा नैब का चेयरमैन दिया है, आपने 21 करोड़ लोगों को कौन सा चीफ जस्टिस दिया है, कौन सा लोग आपने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ दिया है, कि जिन पे आप और आपकी पार्टी बार बार तनकीद करती है। क्या इस मुल्क में किसी अदारे का सरबराह आपने अच्छा नहीं लगाया? किसी अदारे बनाया जा रहा है सर, और इल्जाम भी आ जा रहा है कि इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जमशेद इकबाल साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। ब्रेक पर जा रही हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगी तो थर से खातून जो सेनेट की मेंबर हैं और अब 100 बासर ख़वातीन में शामिल हुई हैं, बरतानवी नशरियाती इदारे ने उन्हें शामिल किया है, उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे।
और प्रोग्राम में अब जिस टॉपिक की जानिब बढ़ रही हूँ, ये टॉपिक ऐसा है कि 100 बाअसर ख़वातीन में शामिल होना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए यकीनन बहुत बड़ी बात है, और थर वासियों के लिए उससे ज़्यादा ये बहुत बड़ी बात है। कठिन हालात में ज़िंदगी का गुसर बसर, पानी का बहरान, कहत, खुश्क साली और ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की अमवात, जब थर का नाम ज़बान पर आता है तो जहनों में कुछ इसी तरह का मंजर सामने आ जाता है। लेकिन थर से वाबस्ता कुछ ऐसे रोशन और कामयाब चेहरे भी हैं जो इसी मिट्टी से ताल्लुक़ रखते हैं। इन्हीं हालात से लड़ते हुए थर की पहचान बने हैं, क्योंकि उन्हें न सिर्फ खुद पर भरोसा है बल्कि कुछ करने का जज्बा भी है। ये यकीन भी है कि हालात बदल सकते हैं, और क्यों ना हो, अब जब बारिश की बूंदें तपते सहरा का सीना चीर कर सब्ज़ा निकाल सकती हैं, तो फिर इंसान जिसे अल्लाह ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है क्या नहीं कर सकता। और बकौल इक़बाल ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है साक़ी, और थर की मिट्टी भी ज़रख़ेज़ है। थर से ताल्लुक़ रखने वाली सेनेटर कृष्णा कुमारी का नाम बरतानवी नशरियाती इदारे ने 100 बाअसर मुतासर कुन ख़वातीन की फहरिस्त में शामिल किया है। कृष्णा के बारे में सबसे पहले आती हूँ, इनका ताल्लुक़ नंगर पार्कर से 20 किलोमीटर दूर गाँव है। मुल्की तारीख़ में वो पहली थरी खातून है जो सेनेटर बनी है। कृष्णा का ताल्लुक़ गरीब घराने से है। बचपन का कुछ अरसा उन्होंने उमरकोट की तहसील कुनरी में गुजारी है, जहाँ उनके अहले खाना ज़मींदार के यहाँ मजदूरी और जबरी मुशक्क़त किया करते थे। अहले खाना के हमरा 3 साल तक कैद बामुशक्क़त में भी रहीं। कृष्णा कोहली केशोबाई के नाम से भी जानी जाती हैं। 16 साल की उम्र में इनकी शादी हो गई, और कहा जाता है कि हर कामयाब मर्द के पीछे किसी खातून का हाथ होता है, लेकिन यहाँ कामयाब खातून के पीछे मर्द का हाथ है। कृष्णा के शौहर ने पढ़ाई जारी रखने में उनकी बहुत मदद की है। इन्होंने सिंध यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी में मास्टर्स किया है। गुज़िश्ता 20 साल से थर में लड़कियों की तालीम और सेहत के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, और अब इन्हें सेनेट की शक्ल में एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ से वो थर के मसाइल को उजागर कर सकती हैं, उन्हें हल करने में अपना भरपूर किरदार अदा कर सकती हैं, क्योंकि वो ख़ुद थर से ताल्लुक़ रखती हैं और मसाइल भी बहुत अच्छी तरीके से जानती हैं, और ऐसे मसाइल कि जिनसे वो खुद गुजर भी चुकी हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में कृष्णा मौजूद हैं। सबसे पहले आप वेलकम कहूँगी। पहले सेनेटर बनी हैं आप, और बरतानवी नशरियाती इदारे की जानिब से आपका नाम बाअसर मुतासर कुन ख़वातीन की फहरिस्त में भी शामिल कर लिया गया, और आपको तो आपकी दोस्तों ने बताया टेलीफोन करके। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि जब पहली बार आपको पता चला सेनेटर बनने के बाद एक और बड़ी कामयाबी, महसूस कैसा किया, अभी कैसा महसूस कर रही हैं? थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, और दोस्त ने मुझे लिंक भेजा के मुझे कहा कि ये खोल के देखो। तो मैंने जैसे लिंक खोला तो उसमें बड़ी सी एक हेडिंग लगी हुई थी कि मैं दुनिया के 100 ख़वातीन में मैं शामिल हो गई हूँ। तो यकीन में इतनी खुशी हो रही थी कि जो मैं अभी अल्फाज में बयान नहीं कर पा रही हूँ। ये मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात थी। एज ए पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और पाकिस्तानी औरत के लिए और थर पारकर जो हमारी कम्युनिटी के लिए फ़ख्र की बात है कि उनकी बेटी, और जो दुनिया लेवल पे जो मुकाबला हुआ उनमें 48 नंबर पे उनका नाम आया है। तो ये बहुत ही फ़ख्र की बात है और बहुत ही खुशी की बात है। और हम ये चाहते हैं कि ये बस कृष्णा ये हेडिंग यहाँ तक महदूद ना हो, बल्कि अब ये हेडिंग मजीद आगे बढ़े। अगर आप बाअसर ख़वातीन में शामिल हो गई हैं, मुतासर कुन ख़वातीन में शामिल हो गई हैं, तो हम ये चाहते हैं कि अब आपका काम भी उसी तरह से हो कि जिसकी लगन की वजह से आप यहाँ तक पहुँची हैं। थर की जो कठिन ज़िंदगी है, यहाँ के जो मसाइल हैं, आप बखूबी वाकिफ़ हैं, क्योंकि आप खुद इन तमाम चीज़ों से गुजर चुकी हैं। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी मजीद बढ़ गई है, तो बतौर सेनेटर क्या कर रही हैं? क्या इक़दामात अब तक पिछले 6 महीने में आप कर चुके हैं थर वालों के लिए? बिल्कुल, ज़िंदगी जहाँ रुकनी नहीं चाहिए और मैं रुकने भी नहीं दूंगी। मैंने शुरू से लेके बचपन से लेके मैंने जद्दोजहद जारी रखी है, क्योंकि अब जब मैंने पढ़ना शुरू किया था हमारी कम्युनिटी कोई लड़की नहीं जाती थी। मैं अकेली तो हमारे गांव से जाती थी लड़कों के साथ, और 5-5, 6-6 किलोमीटर दूर हम पैदल स्कूल जाते थे। तो तभी मैंने हार नहीं मानी, तो अब तो हार मानना मेरे ख्याल में नामुमकिन है, और कभी मैं हार मानूंगी भी नहीं, अपनी जद्दोजहद जारी रखूंगी। और अपनी कम्युनिटी के लिए, अपनी जो ख़वातीन है, जो बैकवर्ड एरिया के जो ख़वातीन है, उनके लिए, उनकी
इम्प्रूवमेंट के लिए, उनके कृष्णा, आप इंफरादी तौर पर काम करती रहेंगी या आप अपनी जमात पर भी इस चीज़ का प्रेशर डालेंगी? क्योंकि पिछले 3 अदवार से तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है और थर का क्या हाल है, मसाइल के अंबार हैं वहाँ पर, जबरी मुशक्क़त आप खुद उससे गुजर चुकी हैं, तालीम किस तरह से आपने हासिल की है आपके इल्म में, खुश्क साली वहाँ पर है, ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों की अमवात आए रोज़ हम देखते रहते हैं, हामिला ख़वातीन के लिए कोई खातिर खा इंतज़ामात वहाँ पर नहीं है। क्या प्लानिंग है आपके पास और अपनी जमात पर आप कितना जोर डाल रही हैं कि अब अगर 3 अदवार गुजर रहे हैं उसमें कुछ नहीं किया तो अब तो बहरहाल अब तो कम से कम कुछ करना शुरू करें? मेरे ख्याल आपके लिए कहना थोड़ा आसान है, काम करना वहाँ बहुत मुश्किल है। आप थोड़ा विजिट करेंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वहाँ काम करना कितना मुश्किल है, और फिर आप पीपल पार्टी को मेरे ख्याल में सलाम पेश करेंगी, क्योंकि कुछ आप थोड़ा कृष्णा, अगर आप जैसी बाहिम्मत खातून, आप जैसी इतनी बाहिम्मत खातून के जिसका नाम आ जाता है बाअसर खवातीन में, अगर आप इस तरह की बात करेंगी तो फिर तो बाकी लोग तो वैसे ही डिमोरलाइज हो जाएंगे। नहीं, क्योंकि पहले थरपारकर के हालात थे उसमें वो शायद आपने देखे नहीं थे, तब वहाँ लोगों की तब लोगों की आवाज बाहर तक नहीं आती थी। अभी रोड रास्ते इतने मतलब अच्छे बन गए हैं कि पहले एक उन लोगों को बैराज एरिया की तरफ आने में पैदल आते थे और एक महीना लगता था। मैं फिर इंटरप्ट करूंगी, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मसला ये है कि थर की जब भी किसी से बात की जाती है, वो चाहे पीपल्स पार्टी के किसी भी अरकान से बात की जाए, जवाब थर पारकर और थर पारकर ही आता है। लेकिन थर बहुत बड़ा है, आगे नंगर पारकर भी है, फिर आपका अपना गांव भी है, फिर आगे पीछे और भी इलाके हैं, उन तमाम जगहों पर भी तो काम करने की जरूरत है ना। बिल्कुल वहाँ पे काम है, और थर पारकर एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है जिसमें थर और पारकर, ये थर पारकर जो है नगर पारकर तहसील आता है। उसमें भी वहाँ मतलब पीपल पार्टी काम करे और बहुत अच्छे तरीके से काम करे। मसला ये है कि वहाँ सबसे बड़ी जो मसला है वो पानी का है। तो पानी की मसला मतलब ये पानी ना होने की वजह से और खारा पानी पीने की वजह से बीमारियां और ये चीजें बढ़ रही हैं, और हर चीज उन लोगों को मतलब हर पानी तक हर चीज देनी पड़ रही है, क्योंकि बारिशें नहीं हुई तो वहाँ बिल्कुल खुशक साली है, और कोई मतलब एक दरख्त की आपको दूर दूर तक नजर नहीं आएगा, इस तरह का वो हालात है अभी। तो उनको पानी से लेके हर चीज खाद खुराक हर चीज उनको देने मतलब सारी देनी पड़ रही है। तो उस सिंध गवर्नमेंट अकेले क्या करे? बहुत तकलीफ की सूरत हाल है कृष्णा। वहाँ पर अगर कुदरत बरस नहीं रही है तो फिर हुकूमत की जानिब से जो वहाँ पे प्लांट लगाए हुए वो काम कर नहीं रहे। विजिट भी किया है, हमारी टीम ने भी विजिट किया है, देखा है कि वहाँ पर किस तरह से लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन आप थर की नुमाइंदगी करती हैं, आपके पास क्या प्लानिंग है? नहीं, फिल्टर प्लांट लगाए बिल्कुल काम कर रहे हैं। पहले कुछ अरसा जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट थी तब कुछ अरसा बंद हुआ था, क्योंकि हमारी जो फंडिंग थी उनकी जो बंद कर दी गई थी। लेकिन अभी सारे वो चल रहे हैं, और वो है कुछ बंद है वो इस वजह से कि वहाँ पानी नहीं है, अंडरग्राउंड पानी भी जमीन का सूख गया है, क्योंकि सिंध का जो हिस्से का पानी है वो उनको नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, ठट्टा और ये डिस्ट्रिक्ट है वो भी सूख गए हैं। तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं, और ये वो तमाम मसाइल हैं जो हमें पता है कृष्णा, ये तमाम मसाइल हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हम आपसे इसका हल पूछ रहे हैं। बिल्कुल हल इसका ये है कि क्योंकि हम टेम्पररी तो हल उसका हम लोग सिंध गवर्नमेंट उसमें कर रही है, क्योंकि जहाँ पानी नहीं है हम लोग टैंकर के जरिए उन लोगों तक पानी पहुँचा रहे हैं, फूड का हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फूड पैकेज दे रहे हैं, और इस तरह के मतलब जो फैसिलिटीज हैं वो मेडिकल का वो दे रहे हैं। अभी इमरजेंसी लगाई हुई थर पारकर में, जहाँ हॉस्पिटल नहीं है वहाँ मेडिकल कैंपें लगाई हैं, जहाँ डॉक्टर नहीं थे वहाँ डॉक्टरों को ट्रांसफर कर दिया गया है। तो ये इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन ये हल इसका जब तक फेडरल गवर्नमेंट इसको सीरियसली नहीं लेगी, उस पर अपना कंट्रीब्यूशन नहीं डालेगी तब तक। कृष्णा क्या एक दफा ऐसा कर लें कि आप भी थर आए और मैं भी थर आऊं, और फिर जो मामलात आप बता रही हैं कि ये सारी चीजें वहां पर हो रही हैं, एक दफा इसे विजिट कर लें, क्योंकि जब जब हमारी टीम जाती है तो जो बताया जा रहा होता है उससे बरक्स हमें चीजें मिलती हैं। तो क्या आज आप 7 से 8 के प्रोग्राम में बैठ के कहती हैं कि मुझे लेके चलती हैं आप, वो तमाम चीजें दिखाती हैं, प्लान कर लें हम इसे?
बिल्कुल 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 मैं लेके चल सकती हूँ आपको। ठीक है। अच्छा, थर में जिस तरह से गुर्बत है, बेरोजगारी के मसाइल हैं, खुदकुशी का रुझान इस हवाले से बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस मायूसी को दूर करने के लिए क्या कर रही हैं आप? रोल मॉडल हैं आप इस इलाके के लिए, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए? असल में बिल्कुल ये नहीं, ये इसलिए है कि क्योंकि वहाँ गुर्बत है, बेरोजगारी है अभी, मतलब तो जिसकी वजह से घरेलू लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसी वजह से तशद्दुद वगैरह भी होती है। और ये कुछ ये था कि जो कुछ जो लोकल इदारे जो है बैंकें हैं या कोई NGOs है, इस तरह को वो फंडिंग देते थे, उनको लोन देते थे, जो अभी वो रिकवरी करना भी उन्होंने शुरू कर दिया था। तो उस पे ये जो घरेलू ये झगड़े वगैरह, घरेलू तशद्दुद और ये चीजें उसमें उसकी वजह से वो बढ़ गए थे, क्योंकि वो रिकवरी वो लोग लेके रिकवरी के लिए आते थे, तो वो ये कहाँ से देते, तो इस वजह से वो आपस में झगड़े और ये शुरू हो गए थे। इसकी वजह से ये भी एक था वजह, जिसके जो मैंने हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब को ये शिकायत की, मैं वहाँ पहुँचाई कि ये लोग इस तरह थर पार्क में ये कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये खुदकुशियां और ये रुझान ये बढ़ रहा है ज्यादा। तो अच्छा, उन्होंने ये तमाम बैंकों को और प्राइवेट जो भी इदारे उनको ये रिकवरी लेना अभी बंद करवा दिया है उनको, कहीं भी थर पार्क में ये भी रिकवरी कोई नहीं ले सकता। तो ये चीजें भी हम तो अपनी तरफ से और वही कृष्णा अभी बात कर रही है, हम देखते हैं बहुत ज्यादा, जब भी कभी किसी तरह का कोई वहाँ पे वबाल आता है, फिर यहाँ पर मीटिंग्स होती हैं, फिर एकदम गवर्नमेंट की जानिब से इस पे मीटिंग्स भी शुरू होती हैं और इस पर मुज़ाकरात भी हो रहे होते हैं, लेकिन फिर उसके बाद क्या होता है वो हम सबके सामने। मुझे ये बताइएगा कि पिछले दिनों फिर हमने देखा मासूम बच्चे, नौमौलूद बच्चे, उनकी अमवात हो जाती हैं, हामला ख़वातीन को वो वसाइल मैसर नहीं आ रहे होते, सरकारी अस्पतालों में मैसर नहीं आ रहे होते जो उनका बुनियादी हक है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आपके पास क्या प्लानिंग है? उस पे असल में जो बच्चों की मौत हो रही है वो, क्योंकि थर पार्क डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा है और हॉस्पिटल सिर्फ एक है, और वहाँ उनको दूर दूर तक बच्चे आते हैं, तो उनको जो सीरियस होते हैं वहाँ दूर तक आते हैं। तो ये आप कोशिश कर रही हैं कि थर पार्कर में एक और अस्पताल बनाया जाए? बिल्कुल बना रहे हैं, बिल्कुल बना रहे हैं। और ये सिर्फ हाईलाइट थोड़ा मीडिया में ज्यादा हो रहा है, लेकिन आप मैं इस्लामाबाद की बात करूं, मैं पॉली क्लिनिक और मैं गई थी कुछ दिन पहले, तो इतनी रश, मैं आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपनी जिंदगी में इतना रश किसी भी हॉस्पिटल में नहीं देखा जितना इस्लामाबाद के हॉस्पिटल में है। लेकिन कृष्णा जो आपने बात की है ना, वो इतनी अच्छी बात कही है, आपने इतनी अच्छी बात की है कि यकीनन तमाम लोग आपसे इस बात पर राब्ता करेंगे। आपने कहा एक और अस्पताल बना रहे हैं थर में, जरा बताइएगा ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, कहाँ बन रहा है ये? नहीं अभी तो हॉस्पिटल इतना बना, क्योंकि अभी तो इमरजेंसी लगाई हुई है, हॉस्पिटल बनाएंगे तो फिर उसमें तो ज़ाहिर साल भी लग सकता है, 2 साल भी, 5 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये अभी इमरजेंसी ज़रूरी है। तो अभी इमरजेंसी के लिए कैंपें लगाई हुई है, उनका इलाज वो हम कैंपों में और मेडिकल ये एम्बुलेंस वगैरह और ये इसके ज़रिए हम लोग कर रहे हैं। और जहाँ जहाँ वो पहले क्लिनिक बने हुए थे वहाँ डॉक्टरों को भेजा गया है। ठीक है जी, सही है, ठीक है, हम तो इसको विजिट कर रहे हैं, फिर आपके साथ देख रहे हैं कि थर में कितने हालात बदल रहे हैं। और आप अब सेनेटर बनने के बाद एक पूरा आपकी एक जिद्दोजहद है, उसके बाद जब आप इस नशस्त तक पहुँच गए तो आपके बाद कितना मजीद काम हो रहा है, मजीद आप क्या करेंगे, ये तो हम आपके साथ जाकर देखेंगे। लेकिन मुझे ये कहिएगा, जो एक पॉजिटिव साइड है वो ये है कि थर के हालात बदल नहीं रहे, लेकिन कठिन हालात में तब्दीली ज़रूर आ रही है। किरण साधुनी को देख लें, पहली खातून इंजीनियर बन गई हैं, थरी ख्वातीन वहाँ डंपर चला रही हैं। आप को देख लीजिए, आपका एक बड़ा नाम हो गया है, आप जानी जा रही हैं। थर में सोच बदल रही है, हालात नहीं बदल रहे लेकिन सोच बदल रही है, ऐसा ही है कृष्णा? बिल्कुल ऐसा ही है, और ये क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को ही जाता है। अगर आप जो कह रहे थे ये सिंध गवर्नमेंट काम नहीं कर रही होती तो ये मेरे ख्याल में चीज़ें नहीं होती। तो ये क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को ही जाता है, और वो अपने तरीके से पूरी जदोजहद कर रही है और काफ़ी स्पेशली खवातीन को आगे आने के मौके भी दे रही है और आगे लाने। आप पूरे पाकिस्तान में आप कहीं भी जाके आपने बचपन से लेकर अब तक जो मेहनत की है, कहीं पे भी नहीं है। आपने बचपन से लेकर अब तक जो मेहनत की है, आप इसका पूरा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट को दे रही हैं?
नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन सिंध गवर्नमेंट थर्ड पार्कर में काम कर रही है, ये मैं कह रही हूँ। ठीक है कृष्णा, आपके लास्ट वर्ड चाहूंगी, क्या मैसेज आप देना चाह रही हैं उन तमाम खवातीन को जो चाहती हैं कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तब्दीली लाने में अपना किरदार अदा करें? तब्दीली लाने के लिए सिर्फ एक ही वजह है कि हम उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, क्योंकि मैं यहाँ पहुँची हूँ तो सिर्फ अपने तालीम की वजह से, और अगर तालीम में हासिल ना करती तो मैं भी थर्ड पार्कर में कहीं बैठी होती, लेकिन अगर थर्ड पार्कर हासिल तालीम हासिल करेंगी तो वो अपने हालात से मुकाबला कर सकेंगी और आगे आने के आपको मौके मिलेंगे, और अगर हार मान के बैठ जाएंगी तो फिर कोई कुछ भी आपको आके उठाएगा तो वो आपकी गलतफहमी होगी। ठीक है, हारना नहीं है, हार मानना नहीं है, लड़ते रहना है, जद्दोजहद करते रहना है और फिर अपने मकाम को हासिल करके ही रहना है। बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा, आप साथ मौजूद थी। एक बड़ी पॉजिटिव खातून के तौर पर आप उभर कर सामने आई हैं और थर से, और हम ये उम्मीद करते हैं कि जिस मकसद को लेकर आप सेनेट तक पहुँचे हैं वो मकसद आप ज़रूर पूरा करें। इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि लोग पहुंच तो जाते हैं लेकिन फिर जो मकसद होता है वो भूल जाती हैं, तो हम दुआ करते रहेंगे कि आप अपने मकसद को ना भूलें। ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं, जिसके बाद अगले टॉपिक की जाने बढ़ेंगे। आप देखते रहिए साथ से।